हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन राजू कला दृष्टि से आपका स्वागत करता हूं। कला दृष्टि में आज आपके बीच पहली बार उपस्थित हुआ हूं। थोड़ा साधन का अभाव है, लेकिन मैं आपके बीच पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं अपने शिक्षा में जो भी सीखा हूं उसको सरल भाव में आपके बीच प्रस्तुत कर सकूं। आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, अधिकांश विषय में, अधिकांश टॉपिक्स में इस तरह से इजी करने का प्रयास करूंगा जिससे कि आपके अच्छे प्राप्तांक आने की संभावनाएं पूर्ण हो सकती है। मैंने पाया है कि संस्कृत विषय में काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत समस्याएं उठानी पड़ती है, क्योंकि संस्कृत विषय के शिक्षक होते हैं, अच्छे शिक्षक भी होते हैं, और बहुत सारे शिक्षक तो कम ही शब्दों में बता के निकल जाते हैं, कम ही पढ़ा के निकल जाते हैं, और कहीं कहीं तो शिक्षक का अभाव भी होता है। लेकिन आप कला दृष्टि ज्वाइन करें, आप पे एक एक त्रुटि, एक एक समाधान, आपका सारे समस्याओं का हल होगा। आप देखते रहिए वीडियो को, अधिकांश वीडियो देखिए, आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है और उससे आपको लाभ होगा कि नहीं होगा। मेरा तो अनुभव है कि मैं आपके बीच प्रस्तुत इसी बात का हुआ हूँ कि देखा मैंने कि पूरे बिहार भर में मुझे है अच्छे शिक्षक भी हैं, लेकिन देखा कि संस्कृत का बहुत ही अभाव है, संस्कृत का वैल्यूएशन भी गिरता जा रहा है। तो हम लोग का एक कर्तव्य बनता है कि कुछ विषय को लेकर के आगे बढ़ाएं। हालांकि हिंदी का भी पढ़ाया जाएगा, आपके बीच में बहुत सारे प्रश्नोत्तर को लेकर भी आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, और 90% गारंटी रहेगा कि हमारे दिए गए प्रश्नोत्तर एग्जाम में आने की संभावनाएं बन जाती है। हालांकि आप देखिएगा कि वो प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं या बनते हैं कि नहीं, है ना। अगर आप शिक्षकों द्वारा पढ़े होंगे तो कुछ जरूर अंतर पाइएगा, जो पढ़िएगा तब। तो आइए कुछ टॉपिक्स को आज हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका सारा समाधान कर पाते हैं कि नहीं। आज का टॉपिक्स आपका है संधि। हालांकि सिलेबस पर भी याद कर सकते थे कि हिंदी का सिलेबस क्या है, संस्कृत का सिलेबस क्या है, लेकिन उससे पहले आज हम कुछ टॉपिक्स को हम डेमो देना चाहेंगे और आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप कला दृष्टि ज्वाइन करें और कला दृष्टि का सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इससे लाभान्वित उठाएं। ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी बच्चे इस संस्कृत में अच्छे प्राप्तांक उठा सके, हिंदी में अच्छे प्राप्तांक उठा सके, और हमारे दिए गए जो प्रश्नोत्तर होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर होंगे, उसे उठा सके। मैं इन महीनों में पूरी संस्कृत आपके बीच में सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा ताकि आप शेष समय में आप तैयारी कर सकें। और ये जो संधि आज स्टार्ट करेंगे, इसमें 12th वाले बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, 9th वाले बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और 10 वाले बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ वैसे बच्चे जिनको संधि बहुत ही कठिनाई लगता है अरे बाप रे बाप, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, संधि कैसे होता है, कैसे बनेगा, है ना, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो आप देखिएगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रह जाएगा ना तो एक भी समस्याएं नहीं रहेंगी। तो देखिए कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट के समझते ही अगर चलिएगा तो आपको हर चीज़ याद होगा। उसमें भी जिक्र करेंगे कैसे कौन से प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे तो इम्पोर्टेंट यही है कि कौन से प्रश्नोत्तर किस तरह से पूछे जाते हैं। हालांकि बोर्ड का क्वेश्चन बैंक में दिया होता है, लेकिन हम लोगों तो हम इतना दिन से पढ़ाते अनुभव हो गया है कि किस ढंग से पूछता है, कौन सा। एक सिलेबस होता है, सिलेबस के अंदर मान ले सिलेबस में संधि पूछा 4 नंबर का, संधि के अंतर्गत मान लीजिए कौन से टॉपिक से ज़्यादा नंबर पूछता है, कौन सा शब्द है जो ज़्यादा पूछता है। कुछ शब्द नहीं पहचान हो जाती कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आइए उन सब ज़्यादा जिक्र करेंगे और आपको हम लाभान्वित देने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए और देखिए। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, और संधि का अर्थ भी होता है योग। ऐसे युज का संस्कृत में से युज का अर्थ होता है जोड़ना, तो अर्थात हम इसे जोड़ पढ़ रहे हैं। तो किसका जोड़? ये हिंदी और संस्कृत के भाषाओं में संधि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है।
तो संधि किसका जोड़ होता है? तो वर्णों का जोड़ होता है। क्वेश्चन यहाँ भी आता है, संधि के परिभाषा से भी क्वेश्चन बनते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसा कि अगर इसका परिभाषा लिखा जाए तो परिभाषा में आपके आ जाएंगे दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो। आप इसे पोस्ट में परिवर्तन भी लिख सकते हैं। आप दोनों के कहने का पीछे एक कुछ ना रीजन है, रीजन बताएंगे, उसे हम संधि, उसे हम जोड़ भी सकते हैं। हालांकि हम उसे इस परिभाषा में तो नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रायः तीन भेद होते हैं। मुख्य तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, और हालांकि बात किया जाए लेखन शैली का तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, परिभाषा के बाद उदाहरण स्वरूप भी लिखना चाहिए। तो उदाहरण स्वरूप में यहां लिखेंगे, उदाहरण में विद्यालय। अगर आप अच्छे ढंग का परिभाषा लिखना चाहते हैं, निचले स्तर के विद्यार्थियों को बहुत इंपॉर्टेंट है 8-9, हालांकि पहले पूरी तरह से परिभाषा पूछता था कि परिभाषा ही लिखें, अब तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में देता है। तो अगर इस तरह से जो पूछेगा तो लेखन शैली का ध्यान रखा जाता है। इसका भी एक एग्जांपल, इसका भी एक एग्जांपल दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे में जगन्नाथ दे सकते हैं, और इसका एक एग्जांपल मनोबल इत्यादि लिखना ना भूलें। आदि और इत्यादि में ही अंतर है, आदि दो के लिए, इत्यादि अनेक के लिए। अब देखा जाए तो ये जो तीन संधि बने हैं, तीन संधि किस तरह से बने हैं? तो वर्णों का अब किस तरह बने हैं? तो हमारा वर्ण जाता है वर्णों का मेल से, यानी वर्ण कहीं से तोड़े जाएगा। तो दो या दो से अधिक क्यों कह रहा है? संधि में क्या जरूरी है कि दो ही जगह टूटता है? नहीं, दो से अधिक भी टूटता है। और ये जो हम लिखे हैं विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि संधि में जरूरी नहीं है कि योग ही हो। संधि में कभी कभी शब्दों का, शब्द में जो वर्ण होते हैं उसके, है ना, पर उसे परिवर्तन कर दे भी जाते हैं। जैसे आप जगन्नाथ ले लें तो क्या होगा, न के बदले त हो जाएगा। कोई वर्ण में क्या अंतर नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक प्रकार देखें तो योग नहीं हुआ है बल्कि उसे परिवर्तन हुआ है। अब विद्यालय में देखेंगे तो विद्यालय में दो तोड़ने के बाद देखेंगे योग हुआ है। तो इस रूप में हम थोड़ा सा अंतर भी जानते हैं, इस कर सकते हैं। तो परिभाषा सार्थक है। और ये जानेंगे कि जो व्यंजन संधि है इसकी पहचान क्या है। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि सुरेश कौन सा संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। महोदय कौन सा संधि है? या तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या तो फिर विसर्ग संधि है ना। तो बहुत ही आसान ट्रिक भी बता सकते हैं। ऐसे सबसे पहले थोड़ा थ्योरी ग्रुप में भी समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर हम यहाँ एक ग्रुप में देखें इधर कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने के लिए, तो वर्ण हम जानते हैं पूर्ण रूप से व्यंजन वर्णों की संख्या
व्यंजन वर्णों की संख्या जो होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 और स्वर वर्णों की संख्या 11। यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, संख्या से क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ण पढ़ना था, लेकिन हमें जो मूल टॉपिक्स है उस पर बात करना है। तो ये 33 जो है कैसे कैसे हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग और य र ल व, ये सारे मिल करके हमारा जो है 33 वर्ण होते हैं। और मुझे ध्यान रखना होगा कि इसमें एक और ऐसे हैं जो स्वर संख्या में संयुक्त वर्ण के काम आते हैं, उसे एक और वर्ण जानते हैं, विसर्ग वर्ण होते हैं। विसर्ग वर्ण नहीं होते हैं, लेकिन विसर्ग का एक चिन्ह होता है इस प्रकार से। तो ये तीन मिला करके हमारा संधि का निर्माण हुआ है। अब हमें एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पर जो बात हुई है, ये जो परिवर्तन और विकार की जो बात हुई है, इसमें देखेंगे इसमें परिवर्तन होगा, ध्यान रखिए, और इसमें जो होगा विकार होगा। विकार का मतलब चेंज, यानी मतलब दो ये मिल करके एक नया शब्द का निर्माण करेगा, उसे कहेंगे विकार। अर्थात जब दो वर्णों के मिल करके नए शब्द का निर्माण करता है। अब देखेंगे कैसे शब्द का निर्माण होता है, उसकी चर्चा भी करेंगे, और इसका भी परिवर्तन होता है। अब बताइए सार्थक परिभाषा है कि नहीं है? बिल्कुल सार्थक है। अभी हम लोग सिर्फ क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि जानते हैं, जबकि एक थ्योरी मेरा इस प्रकार से होता है। परिवर्तन कैसे होता है, जैसे एग्जांपल बता चुके हैं, जगन्नाथ, क के बदले न, क के बदले ग, अंगा के बदले क, ऐसे कुछ परिवर्तन होते हैं। जबकि अगर आप पढ़िएगा स्वर संधि में तो योग होता है। योग का अर्थ अगर विद्यालय को देखा जाए, विद्यालय को अगर आप देखें तो विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, अर्थात इसमें हम देखें तो यहाँ पर आ का संयोग हुआ है, यहाँ पर आ का संयोग हुआ, यानी आ लास्ट, यहाँ शुरुआत में आ है, यहाँ पर आ मिलने से आकर आ होता है। यहाँ पर दोनों को संयुक्त मिलने से आकर आ होता है। अगर आप देखें सुरेश का, तो आप इसमें आप पाएंगे कि सूर जोड़ इस होता है। अगर आप देखें तो आ हो गया, ई हो गया, दोनों मिलकर के ए का निर्माण होता है। अब देखिए ये वर्ण दोनों अलग अलग है, लेकिन बना क्या है, ए बना है ना। एक प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ है, नए चीज की उत्पत्ति विकार कहेंगे। अगर एक शब्दों में जाने तो नए चीज का उत्पत्ति हुआ विकार कहेंगे। हाँ, ये भी अगर अच्छी तरह समझे, यहाँ परिवर्तन भी विकार है। कैसे, दोनों तरह से समझेंगे। जगन्नाथ, आप इसमें देखें तो जगत जोड़ नाथ, यहाँ पर ता के बदले क्या हुआ है, न, परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले वर्ण जुटा है, पहले न जोड़ ता जोड़ ना होगा तो नत हो जाएगा, अरे नत ना हो जाएगा। इसीलिए ऐसी स्थिति में देखा जाए तो क्या होता है, परिवर्तन हुआ है, अर्थात कोई नए वर्ण आया। तो जब नए वर्ण आते हैं तो विकार कहते हैं, और परिवर्तन भी होते हैं, तो वही बात है। तो यही समझते हैं, दो वर्णों को जोड़ होगा, वर्ण के विकार होगा, योग होगा तो विकार होगा, और परिवर्तन होगा तभी विकार कहेंगे, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हम इसका परिभाषा स्तर से ध्यान दिए। अब हम लोग इससे समझने से पहले, स्वर व्यंजन विसर्ग समझने से पहले इसकी भी ध्यान दे देंगे। इसमें जो मेरा स्वर आएगा 11 आएगा, हालांकि 11 से इसमें अधिकम पढ़ेंगे। हम लोग स्वर में 11 ही पढ़े थे, लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो 11 वर्णों का अलग अलग मिलकर निर्माण करता है। तो आइए स्वर संधि पहले विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी पहचान यहीं पर पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। पहचान क्या है, अगर हमको कहीं आ जाए, बीबीआई क्वेश्चन भी है कि स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे, व्यंजन संधि की पहचान कैसे करेंगे, विसर्ग संधि की पहचान कैसे करेंगे। तो सिंपल से एक आपको अक्षर लिखते हैं, आप देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर आप व्यंजन में तोड़ने पर भी पता लगा सकते हैं, जोड़ने पर पता लगा सकते हैं, है ना। मान लिया जाए जगन जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ,
आप इसमें देखें, अगर हलंत होगा तो होगा क्या? व्यंजन। हलंत होंगे तो क्या होंगे? व्यंजन। अगर विसर्ग होंगे, जैसे मनावल, मना जोड़ बल, अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्लस, आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं। बताइए ये कहाँ का नियम है? अंग्रेज तो पढ़ा, अंग्रेज को तो संस्कृत आती भी कम थी। ये नियम कहाँ से बन गया है कि मना प्लस बल, मना जोड़ बल, ये बन गया है। लेकिन जो जोड़ का पद्धति भी कम लागू करें, यूज की नहीं, यूज होता है, यूज, यानी से हम मना यूज बल बोलते हैं। मना यूज बल बोलते हैं। यूज मतलब होता है जोड़। हालांकि अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ना चाहेंगे तो यूज बोलेंगे, असाधारण बच्चों को सिखाना चाहेंगे तो जोड़ बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, इसके पहले क्या है? व्यंजन विसर्ग है तो विसर्ग संधि। अब स्वर संधि की पहचान, तो जहां त हलंत ना रहे वो क्या होगा? स्वर संधि की पहचान होगी। यानी हलंत रहे तो व्यंजन संधि, विसर्ग रहे तो विसर्ग संधि, ये दोनों ना रहे तो स्वर संधि। अब आइए कुछ मुद्दों पर विचार करते हैं कि किन किन परिस्थितियों में हम कैसे जानेंगे कि स्वर है, कैसे क्या जानेंगे। पहचान भी पकड़ लेंगे, लेकिन पहले आप स्वर संधि की पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे और व्यंजन संधि पढ़ेंगे और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। आपका 10 मिनट में मैं पूरा अभ्यास करूंगा कि कॉन्सेप्ट दे करके अधिकांश का क्लियर कर दूं। आप सबसे पहले स्वर संधि की बात करूं तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि, स्वर संधि का परिभाषा कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ है? स्वर। स्वर का मतलब समझ गए हैं कि 11 वर्ण। दूसरा क्या समझ रहे हैं? संधि। तो संधि का मतलब समझ रहे हैं परिभाषा। संधि का मतलब दो वर्णों का योग। तो किसका योग? स्वर का योग। यानी अगर हम लिखें तो दो या दो से अधिक वर्ण है ना, वहां पर क्या करेंगे? दो या दो से अधिक स्वर। आप जैसे लिखा जाए तो दो या दो से अधिक स्वर, अधिक स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि जानते हैं। उसे स्वर संधि जानते हैं या कहते हैं। अगर कहते लिखे तो कहते लिखे। अगर आप व्याकरण को शुद्ध रूप से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है। और इसमें भी लिखे हो सर कि नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे। हालांकि इसे हम काला पेन से करते हैं तो अट्रैक्टिव लगेगा। अब देखा जाए तो ये परिभाषा सार्थक है कि नहीं, इस पर भी ध्यान दे दें। और परिभाषा तो आसान हो गया, एक याद करते हैं कि ये भी याद हो गया। परिभाषा ऑब्जेक्टिव इसी ढंग से पूछता है। कभी कभी परिभाषा से आपका क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। जैसे में दो या दो से अधिक स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे कौन सा संधि जानते हैं? बिल्कुल स्वर है तो स्वर संधि। अब कुछ नहीं है, स्वर या व्यंजन कुछ भी नहीं है, तो समझे क्या हो गया? संधि से। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा अंतर पास क्या है, मात्र वही संधि की परिभाषा में थोड़ी अंतर आपको यहाँ दिख रही है। यही आपका क्या है? संधि। अंतर में परिभाषा में कोई अंतर नहीं है, मात्र एक अक्षर का जोड़ का संधि है। यानी एक याद किए, ये याद हो गया। अब बाकी सब अगर आप देख लें तो उदाहरण भी आपको याद हो गया, यहाँ तक याद हो गया। अब हम सीखेंगे कि स्वर संधि जो है ये आपस में जोड़ करके नया वर्ण कौन कौन से बनाते हैं, अब कैसे बनाते हैं, है ना, ये भी सीखेंगे। और उसी अनुसार से भी देखेंगे कि आपस में जुड़ करके 5 संधि का निर्माण ही क्यों करते हैं, 5 से अधिक का निर्माण क्यों नहीं करते हैं। अगर आप देखें
तो देखिएगा संधि ये भी क्वेश्चन आता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। प्रकार यानी भेदी का सूत्र की भेद कहते हैं। प्रकार और भेद में क्या होता है, आप विज्ञान की भाषा में प्रकार पढ़ते हैं लेकिन हिंदी की भाषा में भेद हो जाते हैं, यही ध्यान रखिएगा। यानी अलग अलग विषयों की भाषाएं अलग अलग होती है। अलग अलग उनका तात्पर्य यह है कि पर्यायवाची इतना है कि अलग अलग शब्द अलग अलग विषयों में प्रयोग किए जाते हैं। तो साइंस की भाषा देखिए कुछ और रहेगा, अगर आप मैथ की भाषा करें कुछ और रहेगा, अगर आप हिंदी की भाषा करें तो कुछ और रहेगा। तो यही अंतर होता है, इसीलिए हम लोग को हिंदी बहुत ज्यादा पर्याय है ना। तो हिंदी हमारी माता है, ये हमें नहीं भूलनी चाहिए, है ना। अर्थात इसको भी लिख लेते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, ये भी लिख लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद पहला आपका हो जाएगा वृद्धि संधि, सॉरी दीर्घ संधि। दूसरा आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। तीसरा आपका हो जाएगा गुण संधि। चौथा आपका हो जाएगा यण संधि। पांचवा आपका हो जाएगा आयादी संधि। चलिए कॉमा 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 नहीं और देंगे, उसके बाद में पूर्ण विराम देंगे लास्ट में। चलिए परिभाषा हो गया। अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि स्वर संधि के 5 ही भेद क्यों हुए। अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा तो इससे संस्कृत के विद्यार्थियों को क्वेश्चन आता है, हिंदी वाले विद्यार्थियों को भी आता है कि इस 2 वर्णों को मिल से क्या क्या बनेगा, है ना। तो 5 ही यहाँ से पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कितने भेद होते हैं। भेद से भी प्रश्न उत्तर आते हैं। सारे अधिकांश क्लास में या अधिकांश परीक्षा में भेद संबंधी प्रश्न पूछ ही देते हैं। तो भेद का ध्यान रखिएगा। किसका देखिए यहाँ पे हम पढ़े संधि के 3 भेद, लेकिन स्वर संधि के 5 भेद। तो 5 भेद का नाम याद रखिएगा, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, आयादी। दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, आयादी। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और आयादी संधि। अर्थात ई ध ध ना ना आ, इसको तो आयादी तो आया गया याद करते रहिएगा। हालांकि कुछ नहीं है, पकड़ लीजिएगा आसानी हो जाएगा, समझने लगेगा आसानी हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा इनकी पहचान की दृष्टि से कि स्वर संधि हम कैसे पहचान लेंगे कि ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है ना, गुण संधि का है, यण संधि का है, आयादी संधि का है। तो कुछ वर्ण हम यहाँ लिख देते हैं, है ना, जिससे आप लोग आसानी से पकड़ सकते हैं। तो अब देखिए इसमें अगर लिखा जाए आकर आ, है ना, ई हर्षाई दीर्घाई, हर्षाई एक आया दीर्घाई आया, यानी आकर आ पढ़िए आ आकर आ, हर्षाई दीर्घाई, हर्षाऊ दीर्घाऊ, है ना। इसमें जो दीर्घ वाला आता है वो क्या हो जाएगा, इसमें दीर्घ में लिखाएगा, किस, है ना। संदेह नहीं होनी चाहिए, याद करने का आसान तरीका है। ये कौन सा वर्ण है, तो दीर्घ संधि है, बस आसान सा। अब जब ई की बात करेंगे तो दीर्घाई ऐसे, अगर ऊ की बात करेंगे तो दीर्घाऊ, अगर हम ए की बात करें तो नॉट ए। ये संयुक्त वर्ण है, क्या है, संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण का ध्यान रखेंगे। ये 3 वर्ण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि एक वर्ण और है जिसका नाम है री भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब ध्यान रखिएगा, री भी आ लिरी भी सम्मिलित होते हैं। संधि में कुछ जो है
इसमें तो 11 संख्या में नहीं जोड़ा होता है, लेकिन री भी हमको संधि में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? री भी संधि में हमको पढ़ना है, वो भी किसमें? तो इसी स्वर में पढ़ना है। हालांकि फिर बनाएंगे चार्ट तो उसमें आप समझ जाइएगा आसानी से। दूसरा वृद्धि में क्या होता है, तो अगर आपको आसानी से नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ देखिएगा आकर हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घाऊ ए उ आ, है ना। और आपका हो गया री और आपका री, समझिएगा। हालांकि री यहीं पर दें तो अच्छा रहेगा, हालांकि री भी यहीं दें तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो दीर्घ में कौन कौन हो गया? दीर्घ को हम है ना, इसे हम 1 से सूचित कर देते हैं, यहाँ से इसे हम 2 से, इसे हम 3 से, इसे हम 4 से, इसे हम 5 से। चलिए, 1 में कौन कौन आएगा? 1 और आपका क्या 1, बस ये 3 हो गया, लेकिन चौथा 1 ए भी, है ना। अब देखिएगा वृद्धि में कौन कौन आएगा, तो वृद्धि में आपका ये जो छूटा ना, ये ह्रस्व है, ये जो है ह्रस्व है, ये भी नहीं आएगा। देखिए ये आएगा 2 में 2 है ना। अब आपका हो गया 3 में कौन आएगा, तो जो बच्चा 3 आप कहिएगा 4, तो 4 में थोड़ा समस्या होता है। समस्या क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी एक आपको आसान भाषा में बता दिए कि कैसे कैसे हम इसको हम बांटते हैं। 3 को याद कीजिएगा, यानी 3 आपको याद है, सारा याद है। अब उसको हम सीखते हैं कि कौन कौन है, 1 में कौन कौन है, 2 में। एक और है जो कि बन के आता है, जिसको हम बोलते हैं अर्ध, 2 वाला इसमें आता है। अब बनेंगे कैसे बनेंगे वो हम चर्चा करेंगे, बनाएंगे तब। एक चार्ट के द्वारा आसानी से आपको साबित करना भी है। चलिए, अगर आप देखा जाए 2 में तो ए है ना, अर्थात ये वृद्धि लिखा गया है, सॉरी उल्टा है। सॉरी उल्टा है, इसको हम सीधा भी कर सकते। सॉरी थोड़ा सा ध्यान से हट गया था। अगर देखा जाए तो वही चीज में यहाँ पर वृद्धि आएगा तो और इसमें आएगा ए और इसमें आएगा आई नहीं सॉरी और ये आएंगे। ये दूसरा लिखा गया, पहले लिखा गया, ये पहले होगा। तो इससे यानी जो छोटा रहेगा ना, छोटा रहेगा हम जानेंगे क्या, गुण संधि, फिर उल्टा लिख दिया सब, यानी यहाँ पर ओ। छोटा रहेगा तो हम क्या जानेंगे, गुण संधि, बड़ा रहेगा तो अव्यय संधि, है ना, विधि संधि। और आयातिन पहचान होता है य र ल व। आयातिन आने जन्म हो गया, आयातिन होता है आय, है ना, आओ अर आर, ये सारे होते हैं। अब हम इसे हम आपको सिद्ध करेंगे अगले वीडियो में। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही समय है ना, बड़ा कर दिए हैं वीडियो, और शायद आपको जब ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो थोड़ा समस्या होगा। आसानी से समझने के लिए छोटा वीडियो अच्छा रहता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में आएंगे और इसे हम पूरी तरह से खत्म करेंगे। और धन्यवाद।